तालिबान ने दिया भारत को ऐसा तोहफा, पाकिस्तान चीन के उड़े होश, अमेरिका भी हैरान। काबुल से उठी काबुलीवाला की आवाज, सदियों पुराना रिश्ता फिर हुआ जिंदा। दुनिया देखती रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट, सेंट्रल एशिया में भारत की सीधी एंट्री। अब शुरू होगा असली खेल। तो दोस्तों, भारत में तालिबान ने वह ऐलान कर दिया है जिसका डर शायद चीन और अमेरिका को पहले से ही सता रहा था। चीन जो सालों से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका हर दाम उल्टा पड़ गया है। वहीं अमेरिका भी हैरान है कि जिस तालिबान को वो अपना दुश्मन मानता था, उसके साथ भारत ने यह कौन सी डील कर ली है जिससे तालिबान अब सीधे सीधे पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। वही पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनता था, आज उसी के साथ ड्यूरन लाइन पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। और अब इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भारत को वो सबसे बड़ी चाबी सौंपने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ भारत की तिजोरी भरेगी बल्कि उसे सेंट्रल एशिया का बेताज बादशाह बना देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा नाकाम, भारत ने खोला समंदर तक अफगानिस्तान का नया दरवाजा। ड्रैगन का सिल्क रोड सपना टूटा, भारत के गोल्डन रूट से दुनिया की सियासत में मची खलबली। अरबों डॉलर का व्यापार और सदियों की दोस्ती, भारत ने चली ऐसी चाल, दुश्मन भी रह गए दंग। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल से जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। यह कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा से। यह सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह इतिहास बदलने का एक ऐलान था। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में मीडिया के सामने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह शब्द था चाबहार। उन्होंने साफ साफ और पूरी दुनिया के सामने कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। चाबहार पोर्ट जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, वह ब्रह्मास्त्र है जो लैंडलॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान को अब अपना सामान भारत या दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए पाकिस्तान की गुलामी या उसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दशकों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता आया था। वह जब चाहता अपनी सीमा बंद कर देता, अफगानिस्तान के ट्रकों को हफ्तों तक रोके रखता और उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था। वो अफगानिस्तान के व्यापार को अपनी जागीर समझता था। लेकिन भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट जाएंगी और वहां से भारतीय जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान पहुंचाएंगी। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया सोच रही थी कि इन प्रतिबंधों के चलते चाबहार पोर्ट ठप हो जाएगा, लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में खड़े होकर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, चाबहार एक बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। यह बयान तालिबान के बदलते हुए रुख को दिखाता है। वह दुनिया को बता रहा है कि अब वह किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेगा, और उस भविष्य में उसका सबसे बड़ा साझीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है। चाबहार का रणनीतिक चक्रव्यूह चीन पाकिस्तान के होश क्यों उड़े? अब सवाल उठता है कि चाबहार पोर्ट के नाम से ही चीन और पाकिस्तान की नींदें क्यों हराम हो जाती हैं। इसे समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स के उस विशाल शतरंज को समझना होगा जो इस क्षेत्र में बिछा हुआ है। चीन पिछले एक दशक से खरबों डॉलर खर्च करके एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर चीन के शिंजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन का सपना है कि वह इस रास्ते से मिडिल ईस्ट का तेल और गैस सीधे अपने देश तक पहुंचाएगा और अपना सामान पूरी दुनिया में बेचेगा। ग्वादर पोर्ट चीन के इस सपने का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन अब जरा नक्शे पर देखिए, भारत ने चाबहार पोर्ट को ठीक ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बनाकर खड़ा कर दिया है। यह महज एक बंदरगाह नहीं है बल्कि चीन के ग्वादर पोर्ट पर निगरानी रखने वाला भारत का एक रणनीतिक अड्डा है। यहां से भारतीय नौसेना चीन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रख सकती है। अगर कल को जंग जैसे हालात बनते हैं तो भारत एक झटके में ग्वादर पोर्ट का रास्ता बंद करके चीन की पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है। यही डर है जो चीन को खाए जा रहा है। उसे समझ आ गया है कि भारत ने उसके सबसे बड़े रणनीतिक निवेश के ठीक बगल में एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तो और भी बड़ी है। अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करके जो अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस कमाता था, वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अफगानिस्तान का पूरा व्यापार अब चाबहार के रास्ते होगा।
जिससे सीधा फायदा ईरान और भारत को मिलेगा। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाबहार पोर्ट भारत को सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के उन देशों तक सीधी पहुंच देता है जहां तेल, गैस, यूरेनियम और दूसरे कीमती खनिजों का अकूत भंडार है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश अब तक भारत से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। उन तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ता था, जो हमेशा एक बड़ी रुकावट था। अब चाबहार के जरिए भारत का रास्ता इन सभी देशों के लिए खुल गया है। भारत अब सीधे इन देशों के साथ व्यापार कर सकेगा, वहां अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा और चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती दे सकेगा। यह भारत की वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति है जो दशकों से सिर्फ कागजों पर थी, लेकिन अब चाबार के एक्टिवेट होते ही हकीकत बन गई है। यह भारत को साउथ एशिया से निकालकर यूरेशिया की बड़ी लीग में खड़ा कर देता है। और यही बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। काबुलीवाला की वापसी, दिल जीतने वाली कूटनीति। लेकिन यह कहानी सिर्फ दौलत, ताकत और रणनीतिक किलों की नहीं है। यह कहानी है दिलों को जोड़ने की, हजारों साल पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा करने की। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में सिर्फ चाबहार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा, टैगोर की कहानी काबुलीवाला कोई कल्पना नहीं है, यह हमारा इतिहास है। एक तालिबानी नेता के मुंह से यह शब्द सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। काबुलीवाला की कहानी एक अफगान सूखे मेवे बेचने वाले और कोलकाता की एक छोटी बच्ची मिनी के बीच के निश्चल प्रेम की कहानी है। यह कहानी भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच के गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ते का प्रतीक है। मुत्ताकी ने इस कहानी का जिक्र करके दुनिया को यह संदेश दिया कि अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता, बल्कि अपने उन पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की डोर को फिर से मजबूत करना चाहता है, जिसे कट्टरपंथ और सियासत ने कमजोर कर दिया था। और यह सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। जिस दिन मुत्ताकी दिल्ली में काबुलीवाला को याद कर रहे थे, उसी दिन काबुल में अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 8 महीनों में अफगानिस्तान के सूखे मेवों का निर्यात बढ़कर 222 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 169 मिलियन था। और इन सूखे मेवों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। लेकिन अफगानी व्यापारियों को अपना माल भारत भेजने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी सीमाएं बंद कर देता है, हवाई जहाज का किराया बहुत ज्यादा है और पैसे ट्रांसफर करने में भी दिक्कतें आती हैं। अगर यह समस्याएं हल नहीं हुई और यहीं पर चाबार पोर्ट एक वरदान बनकर सामने आता है। जब चाबहार पूरी तरह से काम करने लगेगा तो काबुल का काबुलीवाला अपना बादाम, पिस्ता और खुबानी लेकर बिना किसी रोक टोक के सीधे मुंबई और कोलकाता के बाजारों तक पहुंच सकेगा। यह नए भारत की वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जो सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि दिलों से रिश्ते बनाती है और हजारों साल पुराने संबंधों की नियम पर एक नए भविष्य का निर्माण करती है। तो आज अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान और चीन को दरकिनार करके भारत के साथ खड़ा है। चाबहार पोर्ट अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की तकदीर लिखेगा। यह नए भारत की वो कूटनीति है जो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने रिश्तों की बुनियाद पर दुनिया जीतती है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिर चुका है। उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार यानी उसकी भौगोलिक स्थिति अब बेईमानी हो चुकी है। वहीं चीन का सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट का सपना अब भारत के चाबहार चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। भारत ने एक ही चाल से अपने दोनों दुश्मनों को शह और मात दे दी है। यह सिर्फ एक व्यापार मार्ग का खुलना नहीं है, यह भारत के ग्लोबल पावर के रूप में उदय का ऐलान है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे ही तालिबान ने भारत के साथ चाबहार को लेकर औपचारिक ऐलान किया, वैसे ही पाकिस्तान और चीन दोनों के खेमों में खलबली मच गई। बीजिंग की थिंक टैंक बैठकों में हड़कंप मच गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों को तलब किया और सवाल किया कि आखिर भारत ने तालिबान से यह डील कब और कैसे कर ली, जिसे रोकने के लिए चीन ने अरबों डॉलर अफगानिस्तान में झोंक दिए थे। वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस तालिबान को उन्होंने बनाया, पाला और अपने इशारों पर चलाया, वही अब भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को औकात दिखा रहा है। इस्लामाबाद के रक्षा मंत्रालय में अफरा तफरी मची थी। वहां के अफसर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ड्यूरन लाइन पर तालिबान की गोलियों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि तालिबान ने पहली बार खुलेआम कहा कि यह सीमा हमें मंजूर नहीं, और अब वह पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रहा है। यह सुनकर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मुस्कुरा उठी, क्योंकि यह वही चाल थी जिसे भारत ने महीनों पहले बिछाया था, यानी पाकिस्तान को उसके ही हथियार से हराना। और हुआ भी वही। पाकिस्तान को अब अपनी ही बनाई हुई ताकत डसने लगी थी। लेकिन भारत यहां भी भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से खेल रहा था।
भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भरोसा बोया था और तालिबान के नए नेतृत्व ने महसूस किया कि भारत वही देश है जिसने अफगानिस्तान में बम नहीं बल्कि स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाए थे। यही वजह थी कि जब तालिबान सत्ता में लौटा तो उसने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया बल्कि अब तो उल्टा भारत को अपना सबसे बड़ा साझीदार घोषित कर दिया। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि असली रोमांच अब शुरू होता है, क्योंकि तालिबान और भारत के बीच बढ़ते संबंधों ने एक ऐसा नया भूचाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही बल्कि यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों तक सुनाई देने लगी है। बीजिंग में बैठी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब हर रोज इमरजेंसी मीटिंग बुला रही थी। वहां के जनरल पूछ रहे थे कि आखिर भारत ने बिना युद्ध किए वह सब कैसे हासिल कर लिया जिसके लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी, क्योंकि तालिबान अब खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा था। उसने पेशावर की तरफ बढ़ने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया और पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस राक्षस को उसने पालकर बड़ा किया वही अब उसका गला काटने पर उतारू है। इस्लामाबाद में कैबिनेट की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या हमें भारत के खिलाफ फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहिए, तो वहां मौजूद एक अधिकारी ने कहा, जनाब, अब हमें पहले खुद को बचाना होगा, क्योंकि काबुल से जो तूफान उठ रहा है वह सीधे इस्लामाबाद की दीवारों से टकराने वाला है। यह सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के अफसरों ने स्वीकार किया कि भारत ने उन्हें रणनीतिक रूप से मात दे दी है। उधर भारत में भी अब एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला। विदेश मंत्रालय के गलियारों में जयशंकर का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और तेजस्वी दिख रहा था। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरी बिसात पलट दी, और यह वही कूटनीतिक प्रतिशोध था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। अब भारत का हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। दिल्ली से लेकर तेहरान तक और तेहरान से लेकर काबुल तक एक नई सड़क बन रही थी। यह सड़क सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि भरोसे की थी। जिस रास्ते से कभी बंदूकें और अफीम जाती थीं, अब वहां से गेहूं, दवाइयां और स्कूली किताबें जा रही थीं। अफगानिस्तान की सड़कों पर भारतीय कंपनियों के बोर्ड लगने लगे और वहां के बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह नारे पाकिस्तान के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, क्योंकि वही पाकिस्तान था जिसने हमेशा अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और अब वही अफगानिस्तान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। बीजिंग ने इस बदलती परिस्थिति को रोकने के लिए एक और चाल चली। उसने तालिबान को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम अब किसी के कर्ज में नहीं रहना चाहते। चीन के इस अपमान के बाद उसके विदेश मंत्रालय में सन्नाटा छा गया और तभी चीनी मीडिया ने भारत के खिलाफ विष उगलना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया अब चीन के झूठ पर भरोसा नहीं कर रही थी। वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस में अब भारत की कूटनीति की चर्चा होने लगी थी। यूरोप के नीति विशेषज्ञ मानने लगे कि भारत ने एशिया का भूगोल बदल दिया है। वह एक ऐसा पुल बन गया है जो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को एक साथ जोड़ सकता है। और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि अब भारत का रास्ता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से होकर नहीं बल्कि उसके समानांतर चलने लगा था। और जो देश पहले चीन के जाल में फंसे थे, अब वे भारत के इस भरोसेमंद मॉडल की तरफ झुकने लगे थे। बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढहने लगी। डॉलर की जगह रुपए और रियाल में व्यापार शुरू होने लगा, क्योंकि भारत और ईरान दोनों ने तय किया कि वे अपने सौदों में स्थानीय मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव बढ़ गया। महंगाई आसमान छूने लगी और जनता सड़कों पर उतर आई। अब वहां कश्मीर नहीं, रोटी चाहिए के नारे गूंजने लगे। पाकिस्तान की सत्ताधारी जमातें आपस में भिड़ गईं और सेना ने हालात संभालने के लिए आपातकाल लगाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी तालिबान ने एक और झटका दिया। उसने पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर अपने झंडे लहरा दिए और घोषणा की कि यह क्षेत्र अब खैबर प्रदेश कहलाएगा। यह पाकिस्तान के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस इलाके को वह अपनी सुरक्षा दीवार मानता था। लेकिन अब वही दीवार भारत की रणनीति की वजह से ढह चुकी थी। भारत की इस सफलता का असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा। अब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारत के मॉडल की चर्चा होने लगी। वहां के देश कहने लगे कि भारत जैसा विकास और साझेदारी मॉडल उन्हें चाहिए जो बिना कर्ज और दबाव के हो। भारत ने इसे अवसर के रूप में देखा और अफ्रीका में भी चाबहार जैसे छोटे पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे उसकी वैश्विक पहुंच और मजबूत हुई। संयुक्त राष्ट्र में जब भारत के प्रतिनिधि ने यह कहा कि विश्व को अब संतुलित वैश्वीकरण चाहिए जो किसी एक देश के नियंत्रण में न हो, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यह वही क्षण था जब भारत को समझ आ गया कि दुनिया अब उसकी बात सुनने को तैयार है। तालिबान की तरफ लौटें तो वहां के नए नेतृत्व ने भारत के साथ शिक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की बात की। भारतीय इंजीनियर काबुल, हेरात और मजार शरीफ में प्रोजेक्ट चलाने लगे। वहां के युवा भारत आकर पढ़ाई करने लगे और भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ा छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। इसका असर यह हुआ कि अफगान समाज में भारत के प्रति भरोसा और बढ़ गया।
वहीं पाकिस्तान ने कई बार भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसे अब कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान की नई पीढ़ी अब जान चुकी थी कि भारत उनकी तरक्की का साथी है, न कि दुश्मन। यही असली जीत थी, दिलों की जीत। बीजिंग अब डरने लगा कि अगर भारत ने यही मॉडल नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश में भी लागू कर दिया तो उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने पाकिस्तान को और उकसाया कि वह अफगानिस्तान में फिर से हिंसा भड़काए। लेकिन पाकिस्तान की सेना अब टूट चुकी थी, उसके सैनिकों में विद्रोह की भावना फैल चुकी थी। कई जगहों पर जवानों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात बनने लगे और इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता फोरम बनाएगा, जिसमें ईरान, रूस और मध्य एशियाई देश शामिल होंगे। इस फोरम का मकसद था व्यापार, सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलना। यह घोषणा सुनते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुप्त रूप से अपने सलाहकारों से कहा, भारत ने वह कर दिखाया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस बीच रूस ने भी भारत की पीठ थपथपाई। मॉस्को ने घोषणा की कि वह भारत के नेतृत्व वाले ट्रांजिट ब्लॉक को समर्थन देगा और इसके साथ ही भारत, रूस और ईरान ने मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम रखा गया सागर मित्रता। यह नाम सुनते ही बीजिंग के गलियारों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि भारत समुद्र से लेकर जमीन तक हर दिशा में अपना प्रभाव फैला चुका है। पश्चिम एशिया के देशों ने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग की इच्छा जताई। सऊदी अरब, यूएई और कतर अब भारत के साथ अपने तेल व्यापार में रुपए स्वीकार करने को तैयार हो गए। यह बदलाव इतना बड़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इसे एशिया का नया आर्थिक संतुलन कहा। दोस्तों, कहानी का यह चरण बताता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक नीति निर्माता बन चुका है। उसकी कूटनीति ने युद्ध के बिना वह सब कर दिखाया जो दुनिया की महाशक्तियां हथियारों से नहीं कर सकीं। अफगानिस्तान की गलियों से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक और मॉस्को से लेकर नई दिल्ली तक अब एक ही संदेश गूंज रहा था, भारत आएगा तो भरोसा आएगा। यह वाक्य सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था, और यह वही सच्चाई थी जिसने पाकिस्तान को डुबो दिया, चीन को झुका दिया और भारत को इतिहास के उस मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां से अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। कहानी का यह मोड़ अभी अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि अब भारत का अगला कदम सेंट्रल एशिया के बाद यूरोप और अफ्रीका की तरफ बढ़ने वाला है, जहां वह अपने कूटनीतिक नेटवर्क से दुनिया का नया आर्थिक मानचित्र खींचेगा। और इस बार दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि नई सदी की सबसे बड़ी ताकत कोई पश्चिमी देश नहीं, बल्कि भारत है, जो न तो किसी की जमीन हथियाता है, न किसी की आजादी छीनता है। वह बस दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना जानता है, और यही तो असली ताकत है। यही वह कूटनीति है जो गोली से नहीं बल्कि गले से जीतती है। और दोस्तों, असली जीत वही होती है जो दिलों में उतर जाए। इसी बीच बीजिंग से एक गुप्त संदेश इस्लामाबाद पहुंचा, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने तालिबान के साथ टकराव जारी रखा तो सीपीईसी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब विकल्प नहीं था, क्योंकि तालिबान उसके सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा था, उसकी पोस्टें जला रहा था और पाकिस्तान की धरती से अमेरिकी ड्रोन उड़ान पर खुलकर आरोप लगा रहा था। यानी अब तालिबान, चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ संदेश दे रहा था कि अफगानिस्तान किसी का मोहरा नहीं बनेगा। और उसी वक्त भारत के विदेश मंत्रालय में एक और ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो रहे थे, जिसका नाम था अफगानिस्तान भारत ईरान ट्रांजिट फ्रेमवर्क समझौता। यह वह क्षण था जब भारत ने कूटनीति के मैदान में वह कर दिखाया जो अमेरिका और चीन दोनों नहीं कर सके, यानी अफगानिस्तान के साथ एक स्थायी और भरोसेमंद समझौता जो भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ जोड़ता था। अब अफगानिस्तान से निकलने वाले सारे काफिले ईरान के चाबहार पोर्ट तक भारत की मदद से पहुंचेंगे, और भारत ने इस पोर्ट के जरिए अपने लिए सेंट्रल एशिया के द्वार खोल दिए। भारत के जहाज अब सीधे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक व्यापार कर सकेंगे, और वहीं से भारत को तेल, गैस और यूरेनियम मिलेगा। यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम था। इस कदम से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि जिस व्यापार गलियारे से चीन अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने की सोच रहा था, वह गलियारा अब भारत के नए मार्ग के सामने बेमानी हो गया। अब सेंट्रल एशिया के देश भी भारत के साथ साझेदारी के लिए आगे आने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत किसी को लूटता नहीं बल्कि साथ लेकर चलता है। कजाकिस्तान ने भारतीय निवेश के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की पेशकश की। तुर्कमेनिस्तान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया, और ताजिकिस्तान ने भारत को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने पर सहमति जताई। यानी अब भारत धीरे धीरे उस रणनीतिक घेरे में पहुंच चुका था जिसे पहले सिर्फ रूस का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब भारत वहां कूटनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से सक्रिय था। इसी बीच अमेरिका की भी हालत देखने लायक थी, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को उसने छोड़ दिया था, वही अब भारत की मदद से अपनी नई पहचान गढ़ रहा था। वॉशिंगटन में कई विशेषज्ञों ने माना कि भारत ने चाबहार और तालिबान डील के जरिए अमेरिका को उसके ही खेल में मात दी है, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया कि वह बिना किसी सैनिक तैनाती के
सिर्फ कूटनीति और भरोसे से मध्य एशिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अमेरिकी अखबारों में यह हेडलाइन छपी। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी ने बदल दिया एशिया का पावर बैलेंस। वहीं बीजिंग में सरकारी मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर चीन को एहसास था कि भारत ने उसे दक्षिण एशिया में चारों तरफ से घेर लिया है। अब ग्वादर में बैठे उसके इंजीनियर डर के साए में काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत चाहे तो चाबहार से कुछ ही घंटों में ग्वादर की सप्लाई लाइन काट सकता है। पाकिस्तान के लिए हालात और बदतर हो गए। उसके अपने नागरिक अफगान सीमा पर प्रदर्शन करने लगे। वे पूछने लगे कि हम किससे लड़ रहे हैं, तालिबान से या खुद से। इस बीच अफगानिस्तान के बाजारों में भारतीय कंपनियों के उत्पाद पहुंचने लगे। भारतीय दवाइयां, कपड़े और कृषि उपकरण वहां के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे और तालिबान ने घोषणा की कि भारत अफगानिस्तान के विकास में एक विशेष भागीदार रहेगा। यह सुनकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे अब पूरी तरह किनारे कर दिया गया था। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही गिर चुकी थी। अब व्यापार का रास्ता भी उसके हाथ से निकल गया था। यानी जिस भूगोल को वह अपनी ताकत समझता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इधर भारत ने चाबहार को और भी बड़ा बनाने के लिए ईरान के साथ मिलकर फेज 2 शुरू किया, जिसमें पोर्ट को इंडस्ट्रियल हब में बदलने की योजना थी। वहां भारतीय कंपनियां तेल रिफाइनिंग, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स सेंटर स्थापित करने लगीं। इससे न सिर्फ भारत की उपस्थिति ईरान में मजबूत हुई, बल्कि वह चीन के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले एक स्थायी आर्थिक नेटवर्क खड़ा कर रहा था। यह नेटवर्क न तो किसी कर्ज के जाल पर आधारित था और न ही किसी दबाव पर, बल्कि यह आपसी भरोसे और समानता पर आधारित था, जो भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। इस कदम से मध्य एशिया के देशों को एक विकल्प मिल गया, जो चीन के शर्तों वाले निवेश से कहीं बेहतर था। अब वे भी भारत के साथ जुड़ने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। इस सबके बीच तालिबान के अंदर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तालिबान अब वैसा नहीं रहा जो सिर्फ बंदूक और जिहाद की भाषा बोलता था। अब वह विकास, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहा था। भारत की मदद से काबुल में पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू हुए। सड़कों और बिजली घरों का निर्माण फिर से चालू हुआ और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि भारत की पहल से अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर फिर से चर्चा शुरू हुई। तालिबान ने धीरे धीरे यह स्वीकार करना शुरू किया कि भारत के साथ संबंध केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनके लिए जरूरी हैं। यह बदलाव पाकिस्तान के लिए और भी घातक साबित हुआ, क्योंकि अब अफगान जनता खुद भारत की समर्थक बनती जा रही थी। भारत ने इस नए समीकरण में एक और चाल चली। उसने रूस और ईरान दोनों को अपने साथ जोड़कर एक मिनी ट्रांजिट ब्लॉक बना दिया, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रूस को जोड़ता है। इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर कहा गया। इससे भारत को यूरोप तक पहुंचने का एक सस्ता और तेज रास्ता मिल गया। यानी अब भारत का सामान मुंबई से होते हुए चाबहार, तेहरान, बाकू और फिर मॉस्को तक पहुंच सकता था। यह आर्थिक धमाका चीन के बेल्ट एंड रोड के सामने एक सीधी चुनौती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस ब्लॉक में किसी देश को कर्ज का बोझ नहीं उठाना पड़ रहा था।